सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। सामान्य ज्ञान के इन 100 क्वेश्चंस में साथियों हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है, चाहे वो इतिहास का हो साथियों, इतिहास का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, या ज्योग्राफी का हो साथियों, अगर बात करें राज व्यवस्था का हो, या साइंस का हो, या स्टैटिक जीके का हो, या पॉलिटी का हो साथियों। हर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण टॉपिक से साथियों यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और इन प्रश्नों से संबंधित जो जानकारी बनती है, जो प्रश्न बनते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग प्रश्न बताने के लिए तैयार हो जाइएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो सकता है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि साथियों नीलगिरी पहाड़ियों इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को आपको ध्यान रखना है ब्लू माउंटेन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कौन से वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। 1954 में, 1953 में, 55 में, या 1950 में। तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया, तो 1770 में भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया। उसके अलावा साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करें कि कौन सी समिति की सिफारिश के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया, तो नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया। ये दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों कौन से वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किया गया। यानी कि इन तीन राज्यों का गठन कब किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा वर्ष था, वर्ष 2000 में इन तीनों राज्यों का गठन किया गया। पहली बात आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके अलावा साथियों अगर मैं आपको बताऊं कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का गठन कब किया गया, 1960 में किया गया। अगर बात करें नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया, तो 1963 में किया गया। इतनी जानकारी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो कब पेश किया गया, 2003 में पेश किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है एसएलआर की। चलिए देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें कई प्रकार की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, जैसे कि अगर बात करें सीआरआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, तो कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आपका सीआर की फुल फॉर्म हो जाएगी, सीआरआर की। आईएफएससी कोड के बारे में आपने देखा होगा, सुना होगा, तो आईएफएससी की अगर बात करें, आईएफएससी की बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं साथियों एसएलआर की, तो एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको यहां पर ध्यान रखना है। जो ऑप्शन नंबर डी में लिखी हुई है साथियों, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है। स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। उससे महत्वपूर्ण बात है कि कौन कौन से मरुस्थल भारत में जो है वो स्थित है, इनडायरेक्टली आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर स्पीति घाटी शीत मरुस्थल, ये भारत में स्थित है। थार मरुस्थल भी भारत में स्थित है और कच्छ का रण भी भारत में स्थित है। लेकिन सिंधु घाटी का मरुस्थल साथियों ये भारत में स्थित नहीं है। ये कहां पर है साथियों, पाकिस्तान में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। चलिए तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है भाई, तो एप्पल
कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स का नाम आपको ध्यान रखना है। स्टीव जॉब्स कौन है साथियों? तो एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साथियों, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक दो व्यक्ति आप लोग ध्यान रखेंगे, एक तो बिल गेट्स का नाम और एक पॉल एलन का नाम। ये दोनों साथियों संस्थापक हैं किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग इसका राइट आंसर। लेकिन प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आप सभी लोग एक काम करेंगे कि इस क्लास को एक बार शेयर कर देंगे, अपने कुछ मित्रों के साथ भाई क्लास को शेयर कर देंगे और बता देंगे इसका राइट आंसर। कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों दिसंबर 1929 में जो लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, ये पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण साथियों ये महत्वपूर्ण था, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि शाहजहां की बेटी डॉट 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 ने शाहजहांबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा भाई? जहां आरा हो जाएगा। यानी कि आपको ध्यान रखना है शाहजहां की बेटी का नाम था जहां आरा, और जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। जहां आरा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान के शहर में स्थित है। तो साथियों इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान की अगर बात करते हैं ये कहां पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है, इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। उसके बाद साथियों यहां पर अगर बात करें कि आपसे पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका पूर्व नाम साथियों जो था वो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था, आपको ध्यान रखना है। क्या था? परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान था, जो कहां पर स्थित था? ट्रॉम्बे में स्थित था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे एक साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में नाभिकीय हथियार का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा रमन्ना इनका नाम है और इनको ही नाभिकीय हथियार का जनक कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। एक और पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र साथियों कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का सबसे लंबे पेड़ की बात करें तो रेडवुड पेड़ का नाम आपको ध्यान रखना है। रेडवुड जो है साथियों दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। चलिए, तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स बनाना बंद कर दिया था? वो कौन सी कंपनी थी? तो साथियों वो कंपनी थी आईबीएम। आईबीएम की यहां पर साथियों बात आई है। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है, दूसरी बात आपको जो ध्यान रखना है वो साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि आईबीएम का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। आईबीएम की स्थापना कब हुई थी? तो 1911 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है। आईबीएम कंपनी क्या बनाती है? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करती है। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि फोर्टन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही, तो मैं आपको कई बार साथियों बता चुका हूं। FOR यानी कि फॉर से हो जाएगा फॉर्मूला और TRAN से हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन कहां पर लिखा हुआ है? ये तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 तो साथियों स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर जो जाता है वो किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की यहां पर बात चल रही है, तो साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी एक बार आप लोग बताएंगे। इसमें कितने सदस्य हैं? तो 194 सदस्य हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा।
अब उसके बाद देखिए साथियों कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके आयु वर्ग के बच्चों को यानी कि कितने से कितने वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के तहत प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु होती है, ये इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, बिल्कुल सही। इसके तहत जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाती है और ये उनका एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 6 से 14 वर्ष। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। चलिए, तो यहां पर अगर बात करें 1853 यहां पर आया है और पहली बार रेल जो शुरू की गई थी वो साथियों 1853 में शुरू की गई थी। तो रेल मार्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि रेल मार्ग जो है वो 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो देखने में क्वेश्चन आपको हो सकता हो टफ लग रहा हो, कुछ लोगों को टफ लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। द व्हाइट टाइगर नामक एक उपन्यास है और इस उपन्यास के लेखक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए भाई, अगर बात करें अरविंद अडिग की, तो साथियों बात करें टाइगर जो होता है वो अडिग होता है, तो अरविंद अडिग जो है इसके राइटर हो जाएंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। खुशवंत सिंह की बात करें साथियों यहां पर, या चेतन भगत की बात करें, तो कई सारी रचनाएं हैं जो इनके द्वारा लिखित हैं, तो ये भी साथियों इंपॉर्टेंट राइटर हैं। तो बात करते हैं सर द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिग हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई, जिसमें भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो 1951 से 1956 की अगर बात करते हैं साथियों, ये पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे बनता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई, तो आपको ध्यान रखना है 1951 में शुरू की गई, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कौन से मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किसके द्वारा साथियों प्रस्तुत की गई थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह जानकारी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है। तो किसकी सलाह पर किया जाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किसकी सलाह पर किया जाता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अक्सर साथियों मैं आपको एक अनुच्छेद बताता हूं, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, जो भी संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां होंगी ये राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक और अनुच्छेद मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 74 का 1। तो अनुच्छेद 74 के 1 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के जो भी अपने कृत्य हैं, इन सभी कृत्यों का प्रयोग जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो साथियों जो 1911 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। यहां पर अगर बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी का रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। चलिए, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करते हैं साथियों कि रॉलेट एक्ट की, तो रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसी क्लास में साथियों मैंने आपको बताया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए ये फेमस दिवस है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1974 में पहली बार मनाया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों विश्व पर्यावरण दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या होता है, मकसद क्या होता है, तो जो पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता होती है, इसको ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए, यही मकसद व उद्देश्य होता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, आपको बताना इसका राइट आंसर पूछा जा रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो कौन सा साथियों करता है? तो विटामिन के करता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई जो है यह सीमा सड़क संगठन के द्वारा की जाती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1960 में की गई। उसके बाद देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को साथियों कृषि वानिकी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका किसके साथ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। यानी कि कृषि वानिकी एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष लगाते हैं। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो उस संस्था का नाम साथियों आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। उस संस्था का नाम साथियों क्या है? IRDAI है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर IRDAI की फुल फॉर्म की बात करें तो साथियों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1999 में हुई। किस समिति की सिफारिश पर हुई? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर हुई, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई? तो साथियों नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? 2016 में साथियों की गई थी। डेट अब आपको बताना है, जिसमें 1000 और 500 नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे, यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब बात करें साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपको 8 नवंबर भी याद होगी। 8 नवंबर 2016 की बात है कि नोटबंदी की गई थी, जिसमें कौन कौन से भाई 500 के नोट और 1000 के नोट जो थे वो बंद कर दिए गए थे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में चाय और कॉफी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो साथियों फसलों की किस श्रेणी में आती है? वृक्षारोपण फसलों की श्रेणी में आती है, इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? उससे महत्वपूर्ण बात है कि यह पता लगाना कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां हैं। तो बात करते हैं निरक्षरता, बाल विवाह, अस्पृश्यता या मुद्रास्फीति। चलिए तो यहां पर अगर बात करें मुद्रास्फीति जो है साथियों कोई सामाजिक बुराइयां नहीं है, जबकि ये सारी तीनों जो है ये सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों प्रश्न आपको लेंथी लग रहा है साथियों, लेकिन टफ नहीं है, और एग्जाम में भी ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। देखने में आपको टफ लगते हैं, आप जो है वह एग्जाम हॉल में घबरा जाते हैं, इसलिए आसान प्रश्न और लेंथी प्रश्न आपको हर लेंथी आसान प्रश्न आपको टफ लगने लगता है, लेकिन ऐसा साथियों होता नहीं है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो मध्य प्रदेश में साथियों कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल है, जबलपुर है, ग्वालियर है, लेकिन रायपुर नहीं है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी ही है रायपुर। तो भाई ये कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? भोपाल इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। जिक्र किया था साथियों छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? बताने की कोशिश करेंगे साथियों। अगर बात करें सरकार का वो अंग कौन सा है, तो कार्यपालिका वो अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करती है, इसलिए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? चलिए
यहां पर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार बताने की कोशिश अवश्य करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो जिनका भी आंसर यहां पर जा रहा है अरुंधति राय के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति राय थी। अगर बात करते हैं साथियों मान बुकर पुरस्कार की, मान बुकर पुरस्कार की अगर बात करें या बुकर पुरस्कार की बात करें, एक ही बात है। तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है। बुकर पुरस्कार की बात करें तो साथियों साहित्य के क्षेत्र में ये बात आपको ध्यान रखना है, जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसके बाद ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने साथियों 1784 में, अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट है। इसी वर्ष में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किस में जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों किस में शामिल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जीन क्रांति में शामिल है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था? कौन सा स्मारक जो गुजराती शैली से प्रभावित है, बताइए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया हो जाएगा। यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था। ये गेटवे ऑफ इंडिया, इसमें गुजराती शैली जो है वो प्रभावित है। उसके बाद देखिए नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था और दिल्ली लूटपाट की थी। तो नादिर शाह ने साथियों भारत पर कब हमला किया था? 1739 में भारत पर हमला किया था। और कहां पर लूटपाट की थी? तो दिल्ली में लूटपाट की थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, बात करें अगर साथियों जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह उस समय दिल्ली का शासक था। आपसे पूछा जाता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर बात करें साथियों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद शाह साथियों उस समय शासनकाल पर था जब मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन पर जो बैठा था वो अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ये सारी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, पुस्तक है एक बहुरूपी गांधी, ये किसने लिखी है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुरूपी गांधी पुस्तक किसने लिखी है? अनु बंदोपाध्याय ने लिखी है। इसलिए आंसर जिनका भी जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर उनका। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। केरल में मोपला विद्रोह, जिसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, ये कब हुआ? देखिए पहली बात आप लोग ध्यान रखेंगे, मोपला विद्रोह जो हुआ है वो केरल में हुआ है। कहां पर हुआ है? तो 1921, सॉरी केरल में हुआ है। कब हुआ है? तो 1921 में हुआ है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। अगर बाघ की गुफाएं कहां पर स्थित है तो मध्य प्रदेश बताओगे। एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित है तो महाराष्ट्र में है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं तो मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। भीमबेटका की गुफाएं कहां पर स्थित है तो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता? चलिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 48 घंटे, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व 48 घंटे अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता। यह आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के अनुसार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई कितनी है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। तो इलाहाबाद हल्दिया मार्ग की लंबाई साथियों कितनी है? 1620 किलोमीटर है। यानी कि इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न साथियों, देखिए कुछ प्रश्न आपको अटपटे से भी लगेंगे, कुछ प्रश्न आपको हार्ड भी लगेंगे। लेकिन हर एक प्रैक्टिस सेट में अगर हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चंस हार्ड ना हो तो साथियों वो प्रैक्टिस सेट कैसा? तो तीनों ही प्रकार के यहाँ पर प्रश्नों को साथियों समाहित किया गया है। सिंपल होंगे, मॉडरेट होंगे और हार्ड क्वेश्चन होंगे।
चलिए, तो कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि W3C की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही, तो इसकी फुल फॉर्म साथियों क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वाइड वेब और उसके अलावा कंसोर्टियम हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान किस वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था। तो भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान जो था साथियों 2015-16 में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए श्री गुरु नानक जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था, तो कब हुआ था आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं। 1469 की अगर बात करते हैं तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम साथियों क्या था, सुमित्रा महाजन था। और 17वीं लोकसभा के साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो ओम बिरला, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारत में दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक जो हैं किसके अनुमोदन के बाद ही लागू होते हैं। तो किसके अनुमोदन के बाद लागू होते हैं, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका जो जा रहा है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कहां पर जैलेंजर द्वीप को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरे बिंदु माना जाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मारियाना खाड़ी की अगर बात करें, मारियाना खाड़ी की अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा हुआ है, मारियाना खाड़ी में स्थित जो आपका चैलेंजर द्वीप है, इसको पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर मारियाना गर्त की बात करें तो ये कहां पर स्थित है भाई, प्रशांत महासागर में स्थित है। मारियाना गर्त की गहराई कितनी है, 11,022 किलोमीटर स्थित ये है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP की फुल फॉर्म, कुछ नहीं साथियों, इतना लंबा चौड़ा जो आपको प्रश्न नजर आ रहा है इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको MRTP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो क्या हो जाएगी MRTP की फुल फॉर्म, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस एक्ट हो जाएगी, जो कि कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई। तो MRTP की फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। देखिए यहां पर साथियों हम लोग कई तरह की बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के अनुसार जो पंचायत सदस्य के लिए कम से कम जो आयु चाहिए होती है वो 21 साल चाहिए होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर आपको बताऊं तो आपको ध्यान रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति साथियों कब गठित की गई, तो 1957 में गठित की गई। और अशोक मेहता समिति कब गठित की गई, 1977 में गठित की गई। ये दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है। तो किसका किसका संबंध है ये आपसे पूछा जा रहा है। चौरी चौरा कांड की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बारदोली जो प्रस्ताव हुआ ये कब हुआ, ये भी 1922 में हुआ। अगर काकोरी कांड की बात करें तो साथियों लखनऊ के पास जो है काकोरी गांव है। काकोरी क्या है, काकोरी एक गांव है जो कि लखनऊ के पास है। और ये काकोरी कांड कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ। यह बात आपको ध्यान रखना है। चलिए तो बात करते हैं अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो चंद्रशेखर आजाद इससे संबंधित है, रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाकुल्ला खां है, लेकिन भगत सिंह नहीं है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो यूनेस्को के द्वारा साथियों विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगर यूनेस्को की बात करें तो मुख्यालय फ्रांस में स्थित है, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे 1995 में हुई थी। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तो 1919 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना तो 1945 में, विश्व बैंक की स्थापना तो 1945 में, यूनेस्को की स्थापना तो 1945 में, और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना तो 1948 में। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं है।
तो कौन सा साथियों नहीं है? बात करें अगर रूस है तो रूस भी है, जॉर्जिया भी है और मालदीव भी है, लेकिन फिनलैंड नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यूएसएसआर की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स इसको हम लोग कह सकते हैं। चलिए, अगर बात करें साथ ही यूएसएसआर की, तो यूएसएसआर जो है ये 15 गणराज्यों का एक संघ है, जिसमें 15 देश जो है वो शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो साथियों अगर बात करें सूर्य मंदिर जो है, इसको कोणार्क का सूर्य मंदिर कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव ने करवाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। ये कहां पर स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। ये साथियों जितने भी प्रश्न से संबंधित पॉइंट बनते हैं, 2 या 3, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, वो भी प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। अगर बात करें साथियों नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये कब स्थापित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? 1976 में इसको स्थापित किया गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो राजस्थान में स्थित है। अगर आपका उत्तर साथियों राजस्थान के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या होगा? मूल्य ह्रास होगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग क्या कहलाता है? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कीमत कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो कुल कीमत के साथ जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी जो है ये कहाँ का लोकप्रिय गीत है? ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का या हरियाणा का? अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर प्रसिद्ध लोकगीत कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें साथियों, पूछा जाए कि कजरी लोकगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो मिर्जापुर से मानी जाती है। अगर पूछे कजरी लोकगीत साथियों कौन से महीने में गाया जाता है? तो सावन के महीने में गाया जाता है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा पौधों की वृद्धि मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापने के लिए साथियों किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रेस्कोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और इसमें से 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो सकता है साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। तो भिलाई इस्पात संयंत्र आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। देखिए भाई, जो आपका भिलाई इस्पात संयंत्र था, इस इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग यानी कि रूस देश के सहयोग की सहायता से की गई थी। रूस देश के सहयोग की सहायता से की गई थी, यानी कि सहयोग से की गई थी। जिसका उत्पादन साथियों कब हुआ? यानी कि इसमें उत्पादन कब से शुरू किया गया? 1959 से इसमें उत्पादन शुरू किया गया। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए भाई, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है बिल्कुल करेक्ट उत्तर जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जाहिर सी बात है भाई, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो वर्गीज कुरियन को साथियों मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, कुछ और मैं आपको बता देता हूं। विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? तो काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रैंड मैन यानी कि ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो गोल्डस्टोन को कहा जाता है। राजर्षि किसे कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। और उसके अलावा मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो श्रीधरन को कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कि इनमें से किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो साथियों किसकी बात चल रही है? क्या इसका राइट आंसर होगा? एक बार बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, तो अगर राइट आंसर की
बात करते हैं साथियों तो फ्रांसिस बुकानन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए GATT की स्थापना की गई। तो GATT की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो GATT की फुल फॉर्म साथियों क्या हो जाएगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है ये GATT की फुल फॉर्म हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। GATT जिसको हम लोग गेट भी बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं तो बहुत ही फेमस पुस्तक है और एडम स्मिथ इसके लेखक है। आंसर जिनका ए था बिल्कुल करेक्ट था। मनोरा का किला कहाँ पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो मनोरा का किला साथियों कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। अगर आपका उत्तर तमिलनाडु के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपसे पूछा जा रहा है, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो साथियों ओडिशा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों तब इसको क्या कहा जाता है, तो सार्वजनिक प्रावधान इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था, पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का साथियों नाम आपने सुना होगा। इन्होंने पाकिस्तान के गठन की मांग का क्या किया था, विरोध किया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के कुडनकुलम की, तो भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र यही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि तारापुर नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। नरौरा नाभिकीय रिएक्टर कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको और ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे। तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर भारी और वैक्यूम ट्यूब आधारित थे साथियों, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो इसलिए आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैल और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है साथियों, जूट का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगर जूट की बात करें तो आपसे पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो साथियों जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो पटसन की अगर बात करें तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अनुच्छेद 155 की, तो अनुच्छेद 155 जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 153 की बात करें, अनुच्छेद 153 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ साथियों कि एक या एक से ज्यादा राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अनुच्छेद 154 की बात करें तो राज्य की जितनी भी कार्यपालिकीय शक्तियां हैं ये राज्यपाल के अंदर निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित करता है। तो किसकी सुरक्षा पर साथियों केंद्रित करता है, मानव के अधिकार की सुरक्षा पर केंद्रित है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। अगर बात करते हैं साथियों एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो स्थापना इसकी साथियों कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित साथियों, लंदन में स्थित है। ये दो बातें आप लोग और ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था। तो किस आंदोलन की साथियों यहां पर बात चल रही है, असहयोग आंदोलन की यहां पर बात चल रही है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट है। अरुंधति राय को किस यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो साथियों उस पुस्तक का नाम आपसे पूछा जा रहा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अरुंधति राय को साथियों इस पुस्तक के लिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका।
उसके बाद देखिए कि 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय साथियों बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स कॉर्नवालिस था। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपका आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी सी के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो कई सारे साथियों नारे हैं, जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा है, ये भगत सिंह ने दिया। उसके अलावा जय हिंद का नारा है, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके अलावा साथियों वापस वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। अगर बात करते हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? तो भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना साथियों 1960 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जिनका भी ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, तो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन 23 साल यानी कि 1802 से लेकर 1825 तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? जॉर्ज चेन्नेरी इसका राइट आंसर हो जाता है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अगर बात करें तो HTTP का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर HTTP की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। FTP की अगर बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगी। और TCP की अगर बात करते हैं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगी। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। और अब उसके बाद देखिए कि प्रसिद्ध उपन्यास एक उपन्यास है जिसका नाम है अनटचेबल। तो ये किसका उपन्यास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये साथियों किसका उपन्यास है? तो मुल्क राज आनंद का ये उपन्यास है। अगर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा था तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी कि रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड रख दिया गया। जी बोले तो ग्रांड और टी बोले तो ट्रैक रोड, यानी कि ग्रांड ट्रैक रोड रख दिया गया था। तो इस क्वेश्चन की बात करें साथियों, राइट आंसर आपका जो होगा वो शेर शाह सूरी होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब प्रश्न कितना लेंथी था, कितना बड़ा लंबा था प्रश्न, कितना कंटेंट लिखा हुआ था, लेकिन आंसर जो था आपका वो बहुत ही आसान था। प्रश्न बड़ा ही आसान था और कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से साथियों किस बैंक की स्थापना 1770 में भारत के कलकत्ता में यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी? तो साथियों यहां पर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए भारत के उस स्थान का नाम बताना है जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो भोपाल होगा, सूरत होगा, या आपका इटारसी होगा, या आपका नागपुर होगा। तो आंसर जो जाएगा वो साथियों नागपुर के साथ जाता है, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, नागपुर के साथ। प्रोग्रामिंग भाषा C++ का विकास ATT बेल लैबोरेटरीज में, यानी कि यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम है C++। इसका जो विकास किया गया कहाँ पर किया गया? ATT बेल लैबोरेटरीज में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो बेंजामिन स्ट्रैपटरुप के द्वारा किया गया साथियों। और कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कब किया गया? 1980 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? चलिए चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो भारत ने पोखरण में जो अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था या 1998 में किया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका ए आंसर जा रहा तो बिल्कुल करेक्ट जा रहा। उसके बाद देखिए कि वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, ये क्या कहलाया जाता है? उपछाया कहते हैं, प्रछाया कहते हैं, एंड्रुम्ब्रा कहते हैं, या छाया कहते हैं? तो साथियों इसे क्या
कहा जाता है, प्रच्छाया कहा जाता है, अंबरा कहा जाता है? यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी साथियों किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी साथियों कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 182 मीटर ऊंचा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि थियोफ्रेस्टस को निम्न में से किसका जनक कहा जाता है? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर किसके साथ जाना चाहिए? थियोफ्रेस्टस के साथ जाना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। ये दो मुख्य बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नीति आयोग का गठन जो है वो कब किया गया था, यानी कि किस डेट को किया गया था? भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था, तो बिल्कुल सही। आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। किसकी जगह पर किया गया था? योजना आयोग की जगह पर किया गया था। नीति की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो साथियों भूपेन हजारिका की यहाँ पर बात चल रही है जो कि भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। तो ये किस राज्य के हैं? या साथियों असम के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें साथियों भूपेन हजारिका को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो साथियों कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल कब हुई थी? 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ हुई थी। यानी कि वर्ष आपसे पूछा जा रहा है कि 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो बिल्कुल भाई 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और कितने करोड़ की शेयर पूंजी के साथ हुई थी? तो 5 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ हुई थी। यह बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि साथियों किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए साथियों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो देशमुख थे, यानी कि सीडी देशमुख थे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है? तो कौन सा भारतीय संसद का एक अंग नहीं है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिएगा। बताइए। देखिए भारतीय संसद के 3 अंग अगर बात करें तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है। लेकिन बात करें अगर राज्य विधानसभाएं होती हैं तो बिल्कुल नहीं होती हैं। नहीं होती हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी के साथ, जिनका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।